प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग फिर से सामाजिक विषय के पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 9 इतिहास भाग से गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम लोग 2 भागों में जानेंगे। आज के भाग में हम लोग गुप्त काल के राजाओं के बारे में जान लेते हैं और दूसरे भाग में हम लोग गुप्त काल के राजाओं की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, इतिहास की पिछली कक्षाओं में आपने महाजनपद पढ़ा। महाजनपद के बारे में खूब सारी जानकारी हासिल की। उसके अलावा महाजनपद किस तरह धीरे धीरे साम्राज्य में बदलता गया, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी। और साम्राज्यों में मगध साम्राज्य के बारे में खूब सारी जानकारी पिछली कक्षा में आपने प्राप्त की थी। मगध साम्राज्य में कौन कौन से प्रमुख वंश थे, इसके बारे में भी आपने जाना था। उसके अलावा मगध साम्राज्य का जो नंद वंश था, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी और उसमें जाना था कि किस तरह कौन से राजा प्रमुख राजा थे। और पिछली ही कक्षा में आपने जब मौर्य वंश पढ़ा था, तब आपने जाना था कि किस तरह नंद वंश का अंत करके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसी वंश के सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक के बारे में भी आपने जाना था। किस तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सम्राट बनाया और पूरे भारत में एक केंद्रीय शक्ति की स्थापना की, इसके बारे में आपने जाना था। और कुषाण शासक कनिष्क के बारे में भी आपने पढ़ा था। उत्तर भारत के राजाओं की महान उपलब्धियों के बारे में भी आपने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग आज क्या क्या जानेंगे, ये जान लेते हैं। आज हम लोग महरौली का लौह स्तंभ जानेंगे और गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और गुप्त काल के प्रमुख सम्राटों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा गुप्त काल के सम्राटों ने अपना किस प्रकार साम्राज्य विस्तार किया, उत्तर भारत में कैसे ये शक्तिशाली सम्राट बने, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम लोग अपना महरौली के लौह स्तंभ के बारे में जानते हैं। महरौली का लौह स्तंभ जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, ये आप देखिए, ये है महरौली का लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में महरौली नामक एक स्थान है। यहाँ पर एक लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है। लौह स्तंभ माने लोहे का खंभा। इस पर कुछ बड़ी चीज़ें बड़ित हैं। किसी चंद्र नामक राजा की विजयों का वर्णन इस स्तंभ लेख में है। इतिहासकार, जो हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने जो ये राजा चंद्र हैं, इनकी पहचान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं और कहते हैं कि जो ये विजय स्तंभ, जो ये विजय वर्णन लिखा हुआ है, युद्धों का वर्णन लिखा हुआ है, ये जो शासक है चंद्र, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। इस लौह स्तंभ की एक खास विशेषता है, इसमें कभी जंग नहीं लगा। कितना पुराना काल, यानी 319 ईस्वी से स्टार्ट हुआ गुप्त काल और 200 सालों तक गुप्त काल रहा। इतने पुराने शासनकाल का ये लौह स्तंभ आज तक खुले में रहने के बावजूद भी जंग नहीं लगा। ये गुप्त काल के उन्नत विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक जीता जागता उदाहरण है। लोहे की चीज़, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, अगर आप खुले में रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। ये आप जानते ही हैं। तो आज एक काम करिएगा, कक्षा खत्म होने के बाद एक छोटी सी कील लीजिएगा और उसे अपने घर के बाहर खुले जगह पर रख दीजिएगा। फिर एक और काम, प्रतिदिन इस कील को देखिएगा। देखने के बाद उसमें देखिएगा क्या क्या परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते चलिएगा और अंत में आप देखेंगे कि कितने दिनों बाद इस लोहे की कील में जंग लग गई और जंग लगने के बाद कितने दिनों बाद ये लोहे की कील खराब हो गई। बहुत ही थोड़े समय में ही इसमें जंग लग जाएगी और ये खराब हो जाएगी। और ये स्तंभ इतने सालों पुराना है, फिर भी जंग नहीं लगा। ये इसकी महान विशेषता है। इस महान गुप्त विशेषता वाले, यानी महान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशाल
जो उन्नति हुई थी उस काल गुप्त काल के बारे में हम लोग अब थोड़ा जान लेते हैं। कुषाण वंश के बारे में आपने पढ़ा ही था। कनिष्क शासक था जिसने शक संवत चलाया था। इस वंश के अंत के पश्चात, इसी वंश के अंत के पश्चात ही गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319-20 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इस वंश ने भारत के एक विशाल भूभाग पर करीब 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राट जो थे वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किए थे और भारत में इस साम्राज्य को बहुत सुदृढ़ और मजबूत बनाए थे। अब हम गुप्त काल को, अभी हमने बताया कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य है कि ये काल जो था वो धन धान्य से परिपूर्ण था। स्वर्ण काल का अर्थ सोने धातु से लगा हुआ काल नहीं माना जाता, बल्कि जब देश धन धान्य से परिपूर्ण हो, समृद्धि हो, शांति हो, हर क्षेत्र में जिससे की उन्नति हो, कोई भी क्षेत्र उन्नति से बचे ना, ऐसे काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल को में भी हर क्षेत्र में उन्नति हुई, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, संगीत हो, स्थापत्य हो, या आपका ज्योतिष हो, गणित हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस काल में गुप्त काल में उन्नति ना हुई हो। गुप्त काल के लोग बड़े सुखी और धनी थे, इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके जो राजा थे, इसमें अनेक प्रतापी राजाओं ने राज किया और संपूर्ण उत्तर भारत में आपको एक राज्य में मिला लिया था, यानी एक केंद्रीय शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया था। ये है आपके सामने जो ये चार्ट दिख रहा है, ये गुप्त वंशावली का चार्ट है। इसमें गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे वो कितने वर्षों तक शासन किए ये आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा ये भारत का मानचित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उत्तर भारत में एक लंबे समय तक, लंबे क्षेत्र में गुप्त काल का शासन रहा है और दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर इसका शासन रहा। इसके अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। अब हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में जो ये चार्ट है, गुप्त काल के कौन कौन से प्रमुख शासक कितने वर्षों तक शासन किए, इसमें आपको दिख रहा है। ये देखिए, गुप्त वंश के ने लगभग 319 बीस से लेकर 350 तक ईस्वी तक शासन किया था, यानी 230 और 31 वर्षों के करीब इनका शासनकाल भारत में रहा है। इनके जो प्रमुख शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक का माना जाता है, अर्थात इन्होंने करीब 16 वर्ष तक शासन किया। उसी तरह चंद्रगुप्त, उनका बेटा जो चंद्रगुप्त था, उसका शासनकाल करीब 40 वर्ष का माना जाता है। इनका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था, यानी कुल 40 वर्षों का शासनकाल समुद्रगुप्त का शासनकाल था। इसके अलावा उनका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके बारे में मेहरौली लौह स्तंभ के चंद्र के से इसकी तुलना की जाती है, उसका शासनकाल करीब 39 वर्ष तक का था। 375 से लेकर 414 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जो गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ, उसका शासनकाल था 414 से लेकर 455 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर इसने करीब देखिए 414 से 455 ईस्वी तक का शासन किया था। और इसके बाद स्कंदगुप्त का शासनकाल था जो 455 ईस्वी से लेकर 465 ईस्वी तक का था, अर्थात इसने कोई 10 वर्ष तक का शासन किया। तो इस तरह से इतने इनके प्रमुख शासक थे। इसके बाद भी शासक हुए, लेकिन धीरे धीरे गुप्त काल की सत्ता समाप्त होती गई। और ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, इसमें देखिए ये संपूर्ण उत्तर भारत गुप्त काल के शासनकाल में था और दक्षिण के भी कुछ राज्य इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। तो आपने ये देखा कि गुप्त काल एक जो लंबा समय चला, 230-31 ईस्वी तक चला, उसका शासनकाल किस तरह से कौन कौन से प्रभाव शक्तिशाली सम्राट हुए और उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला। अब हम लोग इन राजाओं के, कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले राजा का नाम, जो गुप्त वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं, उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था।
इसके बारे में इतिहास में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। चीनी यात्री इत्सिंग, चीन से जो भारत आया था, उसके ग्रंथों में श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है। उसने लिखा है कि श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था। पुराणों में के अनुसार इनका राज्य प्रयाग, साकेत और मगध तक फैला था। इसका पुत्र घटोत्कच था। यह भी इसके बारे में भी बहुत जानकारी हमें इतिहास में नहीं मिलती है। केवल पूना ताम्रपत्र से इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, जो उसके शासनकाल को दर्शाता है। अब हम लोग घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। इस वंश का यह सबसे प्रतापी शासक था और प्रथम इसको चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं। इनकी रानी का नाम कुमार देवी थी। कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। यह इस वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट माना जाता है और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहते हैं इसके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक फैला था। पूर्व से मगध का राज्य जो इसका से लेकर पश्चिम में प्रयागराज तक इसका शासन फैला हुआ था। इसने ही सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। पाटलिपुत्र मगध में है, मगध की राजधानी थी। इसी तरह इसने ही अपने पूरे साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया था। इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी के तहत इसने लिच्छवी गणराज्य, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य माना जाता था, उसकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया और जिसकी वजह से इसके साम्राज्य को एक सुदृढ़ स्थिति में सुदृढ़ता मिली और साम्राज्य विस्तार में इसको बहुत सहायता मिली थी। इसी ने गुप्त संवत चलाया था। अब समुद्रगुप्त की बात कर लें। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में ही गद्दी पर बिठा दिया था। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया था। यही कारण है कि पश्चिमी इतिहासकार इसकी तुलना नेपोलियन से करते हैं और अपने ग्रंथों में इसे भारतीय नेपोलियन के नाम से वर्णित करते हैं। यह एक उदार शासक था और वीर योद्धा था तथा कला का संरक्षक था और कुशार गुरुबुद्धि का स्वामी था। इसके ने अपने शासनकाल को बहुत ही मजबूत और एक सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा दिया था। अब हम समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार देखते हैं। समुद्रगुप्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, जिस युद्ध में भी इसने लड़ाई करी वह हमेशा विजयी रहा। तो जो समुद्रगुप्त की विजयों का जो वर्णन मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन इसका दरबारी कवि और इसका परम मित्र भी था। यह प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज कहते हैं। और यह प्रयाग प्रशस्ति सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का सम्राट था, उस सम्राट अशोक का ये स्तंभ है। इसी स्तंभ लेख पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन लिखा है। तो पहले तो ये अशोक का स्तंभ था, बाद में इसकी विजयों का भी वर्णन इसमें मिला। लेकिन इसी प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था, यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को इसने पराजित किया था। और दक्षिणापथ के यानी दक्षिण के 12 राजाओं को जीतने के बाद उसे सीधे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। जीतने के बाद उसने उनसे उपहार या कर लेकर उन्हें पुनः मुक्त कर दिया। और इन्हीं विजयों के बाद, यानी आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिण के 12 राज्यों को जीतने के बाद, यद्यपि कि दक्षिण के राज्यों को उसने मुक्त कर दिया, लेकिन जीता तो जीतने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं आपने अवश्य सुना होगा।
अश्वमेध यज्ञ, जिसमें राजा अब यज्ञ करता है और अपने घोड़े को पर अपने देश का, अपने राज्य का झंडा लगाकर छोड़ देता है। और ये घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र का उस राज्य का स्वामी उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है, जिसका ये घोड़ा होता है। और जो नहीं स्वीकार करता वो उससे युद्ध करता है। जानते हैं ना? बिल्कुल जान गए होंगे। यही अश्वमेध यज्ञ ये समुद्रगुप्त ने किया था। और इसी अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ही तो जो हमें अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा गुप्त काल की मिलती है, समुद्रगुप्त के काल की, वह इसी अश्वमेध यज्ञ के बाद बनाई गई होगी। अब आपको ये सामने एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र क्या है? ये हरिशेन द्वारा उत्कीर्ण प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है। अभी हमने बताया ना आपको कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है, जिसकी रचना हरिशेन ने की थी, जो उसका परम मित्र और दरबारी कवि भी था। ये उसी का चित्र है। बच्चों, ये चित्र, ये जो प्रशस्ति पे लिखे गए अक्षर हैं, इस प्रशस्ति पे लिखे गए अक्षरों को आप ध्यान से देखिए। इसके अक्षर आप पहचान रहे हैं? बिल्कुल पहचान रहे होंगे। याद करने की कोशिश कीजिए, इन अक्षरों को आपने कहाँ देखा है? याद आ गया ना? इन अक्षरों को आपने अपनी ही पाठ्य पुस्तक में, अपनी जो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ पे, आपने इसके पहले भाग पे देखिए, पहले ही पाठ में जो आपको अशोक का रूमनदेही अभिलेख का चित्र दिखा है, वही चित्र आपकी जो लिपि है, जो अक्षर है, वो बिल्कुल मिलते जुलते अक्षर हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि ये ब्राह्मी लिपि है। तो ये भी ब्राह्मी लिपि ही रही होगी, ये ही है ब्राह्मी लिपि। तो आज आपको हम एक काम बताते हैं, एक गतिविधि के रूप में आप कक्षा खत्म होने के बाद ज़रूर करिएगा। इन लिपियों का जो चित्र जैसा आकृति बनी हुई है, आकृतियाँ आप बना लीजिएगा, और रूमनदेही अभिलेख की आकृतियाँ भी उसी से मिला के बनाइएगा। फिर देखिएगा, उत्तर पुस्तिका में गोला लगाइएगा, गोला लगा लगा के आप देखिएगा कि कौन सी आकृति या अक्षर रूमनदेही अभिलेख के अक्षरों से मिल रहा है। पहले पाठ में तो नीचे लिखा भी है कि ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं, और नीचे देवनागरी लिपि के अक्षर भी, यानी आपकी हिंदी वाली लिपि के अक्षर भी लिखे गए हैं। फिर उन अक्षरों से मिलाकर देखिएगा कि क्या आप इसको पढ़ पाते हैं। कोशिश ज़रूर करिएगा, पढ़ पाइए या ना पढ़ पाइए, कोशिश करिएगा। कोशिश करते करते कुछ अक्षरों को तो आप जान ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये आप जरूर करेंगे। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य जान लेते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के महानतम और सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने था, उसने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य में स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास किया था, और साथ ही साथ अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए युद्ध भी उसे करना पड़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो 400 वर्षों से मालवा और गुजरात पर शासन कर रहे शकों को भी हराया था। शक शासक 400 वर्षों से मालवा और गुजरात पर शासन कर रहे थे, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में, जो ये विजय का उपलब्ध में, यानी इसी विजय के पश्चात, इसी विजय की खुशी में इसने चांदी के सिक्के चलवाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो इसी की विजयों का तो वर्णन करता है। तो इस तरह ये एक महान शक्तिशाली सम्राट था। अब हम कुमारगुप्त की बात कर लें। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और पट्ट महादेवी ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इसके शासनकाल में ये बहुत अधिक युद्धों का वर्णन नहीं मिलता है। इसके शासनकाल के अंतिम समयों में भी जो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, वही एक आक्रमण जिसमें इसके शासनकाल में उल्लिखित मिलता है। इसने इस युद्ध में बड़े ही बहादुरी से पुष्यमित्रों को पराजित किया था, और युद्ध के क्षेत्र में यही इसकी महान उपलब्धि थी। परंतु जो इसको अपने
पूर्वजों से, अपने पिता से, अपने दादा से जो राज्य मिला था, विशाल साम्राज्य मिला था, उसको स्थायी करने का इसने खूब प्रयास किया। और अपने का शासनकाल में इसने शांति व्यवस्था बनाई रखी और उसको सुदृढ़ता मजबूत की। प्रजाहित के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिससे इसके राज्य में कभी भी युद्ध या इस तरह अराजकता का माहौल नहीं उत्पन्न हुआ था। अब हम स्कंदगुप्त की बात कर लें। पिता की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त सम्राट में जो हूण थे उनका आक्रमण हुआ था। मध्य एशिया से आए हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने भी बड़ी बहादुरी से इसका सामना किया और हूणों को पराजित कर दिया। इसके बाद स्कंदगुप्त के और युद्धों का वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन प्रजाहितार्थ कार्यों में ये निरंतर लगा रहा। अपने पिता की तरह ही अपनी प्रजा को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास ये करता रहा। इसी के काल में जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि पुनः उसको अच्छे से बनवा के उसका रूप बदल के उसका सुंदरीकरण करा के उपयोग में लाया जाए। इसके लिए स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील थी जिससे प्रजा को बड़ा फायदा होता, उसका उसने जीर्णोद्धार कराया था। अब हम बुद्धगुप्त की बात कर लें। स्कंदगुप्त के बाद बुद्धगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त काल में कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ, चाहे वो बुद्धगुप्त हो या कोई और भी हुआ, जो मध्य एशिया से आए हूणों के आक्रमण को रोक सके। यही कारण है कि बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य, जो इतना मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य था, धीरे धीरे विघटित होता चला गया और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। बुद्धगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना ये जान लेते हैं। आज हमने महरौली का लौह स्तंभ के बारे में जाना। हमने जाना कि किस तरह ये लोहे का स्तंभ आज भी उसी स्थिति में खड़ा हुआ है जैसे गुप्त काल में खड़ा किया गया था, और जो उसमें चंद्र नामक राजा का वर्णन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजयों का वर्णन माना जाता है, और उसमें आज तक जंग नहीं लगी। ये भी एक बड़ी बात है। ये इस तरह की विशेषताओं वाला जो ये राज है, ये लौह स्तंभ महरौली में जो दिल्ली के पास स्थिति है पाया जाता है। कभी भी आप दिल्ली जाइए तो यहाँ जाने का जरूर प्रयास करिएगा और देखिएगा कितना भव्य दिखता है। और हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में जाना, किस तरह गुप्त काल अपने समय का एक समृद्ध वंश था। फिर हम लोगों ने गुप्त काल भारत के स्वर्ण युग के बारे में जाना और गुप्तकालीन प्रमुख राजाओं के बारे में जाना। जैसे हम लोगों ने श्रीगुप्त, जो इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, इसके बारे में हमने जाना। और इसके बाद हम लोगों ने जाना कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि राजा बुद्धगुप्त जैसे राजा गुप्त वंश में हुए और जिन्होंने अपने साम्राज्य को खूब ज़्यादा फैलाया। अब इतना कुछ जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छे से, पाठ का जो ये भाग है ये अच्छे से समझ में आ सके। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप एक काम करिए, अपनी कॉपी पेंसिल या पेन निकाल लीजिए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं, जिसमें बीच बीच में खाली स्थान भी लिखा हुआ है और नीचे लाल अक्षरों में बड़े बड़े इस खाली स्थान को भरने के लिए शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को इसी में भर देना है। तो आप क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ इसको दोहरा लेते हैं या हमारे साथ इसको भर लिया जाए। आगे आप एक बार पुनः अपनी कॉपी में इसको पुनः भरिएगा। सबसे पहले भारत का नेपोलियन खाली स्थान कहा जाता है। याद करिए किसे कहा जाता है। अभी हमने बताया था आपको, पश्चिमी इतिहासकार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, यहाँ पर समुद्रगुप्त को भरेंगे। उसके अलावा दूसरे को देखिए, गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत किसने चलाया?
हमने आपको अभी बताया कि गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। जिस तरह कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया था, उसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके अलावा गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? पाठ को शुरू करने से पहले ही हमने आपको बताया था कि श्रीगुप्त इस वंश के प्रथम शासक थे, तो यहाँ पर हम लोग श्रीगुप्त भर देंगे। इसके अलावा गुप्त काल भारत का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। तो ये रिक्त स्थान आपका पूरा हो गया। इसके अलावा एक और अभ्यास कार्य करते हैं, जो आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 पर दिया गया है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, उसे आपको लिखने हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका निकालिए और उसमें इन प्रश्नों को लिखते जाइए। चलिए हम आपको बोलते हैं और आप लिखना शुरू कर दीजिए। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? इसको आपको लिखना है। कितने वर्षों तक शासन किया था? 230-31 वर्षों तक शासन किया था। बस इसका उत्तर यही है। फिर गुप्त काल को समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा है? उसके मित्र और दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा था, जो हमें वहीं से तो प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर यही हुआ। फिर गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके बारे में आप खूब सारा चीज़ें, खूब लाइनें अपने ही शब्दों में व्यक्त करते हुए इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रोजेक्ट कार्य कर लेते हैं, जिसे करने में आपको बड़ा मज़ा भी आता है। दिल्ली में स्थापित ऐतिहासिक इमारतों की सूची बनाइए। दिल्ली में कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारत है, इसकी सूची बनाइए और उसके निर्मित करने वालों का नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये कार्य आपको अपने बड़ों की मदद से करना होगा, तो आप इसको ज़रूर करेंगे। इस पाठ के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे भाग में, और उसमें ढेर सारी जानकारी देंगे कि गुप्त काल के शासकों की कौन कौन सी महान उपलब्धि थी। तब तक के लिए खूब पढ़िए और खुश रहिए। धन्यवाद।